ओरिजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओरिजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब देखो क्या हुआ। ये कैसे देखा जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को जब हम लोगों ने गैस में कन्वर्ट किया था और एक ट्रांसपेरेंट फिल्म से जब पास किया हमने, तो उस ट्रांसपेरेंट फिल्म पे क्या होता, पैटर्न्स बन रहे थे, लाइनिंग लाइनिंग। अब ये समझ में कैसे आएगा, जैसे मान लो एक ग्लास प्रिज्म है, इसको कल अगले लेक्चर में करवाया जाएगा। मान लो एक ग्लास प्रिज्म है तुम्हारे पास, क्योंकि ये तुमने देखा है इसलिए इस पर बता रहा हूँ मैं। एक व्हाइट लाइट को जैसे ही मैं इंसिडेंट कराऊंगा इसके ऊपर, आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम मिलता था कि नहीं, हमको याद होगा, इस तरह का कुछ कंटिन्यूअस मिलता है, विबग्योर ऐसे मिलता है ना, कंटिन्यूअस पैटर्न मिलता है। ऐसे रेनबो, इंद्रधनुष अगर देखे होगे तो एक कलर जहां खत्म होता है वहीं से दूसरा कलर शुरू होता है, सही है। फिर जहां पे दूसरा कलर खत्म हुआ वहीं से तीसरा कलर शुरू होता है। तो एक कंटिन्यूअस हमको क्या मिलता है, कलर लाइट्स मिलते हैं हमको, कंटिन्यूअस कलरफुल लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन लेकिन क्या हुआ था, जैसे नियॉन गैस है जो हमारा, नियॉन को भी हम लोगों ने क्या किया, जब एक लाइट सोर्स में रख करके एक्साइट करवाया उसके इलेक्ट्रॉन्स को। एक्साइटेशन कैसे होता है अभी बता रहा हूँ। दो तरीके से होगा, कल भी बात हुई थी उस पर। या तो एटॉमिक एक्साइटेशन होगा, एटॉमिक एक्साइटेशन ही होता है, दो तरीके से करते हैं हम लोग। एक तो पोटेंशियल दे करके उसको, मतलब हीट वीट के फॉर्म में, और दूसरा क्या होता है, कोलिजन के फॉर्म में। दो तरीके से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है ताकि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अभी बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट का भी। तो सर क्या हुआ था, नियॉन गैस को जब ऐसे ही देखा गया तो उसमें भी क्या हुआ था, नियॉन गैस में भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, सही। फिर हाइड्रोजन को जब देखा गया था तो हाइड्रोजन में से कंटिन्यूअस न मिल करके क्या हुए थे, लाइनिंग मिले थे। जैसे इसी को मैं बता रहा हूँ, ऐसे मिला था एक लाइन, मान लो ये रेड कलर है, सपोज कर लेते हैं। फिर से यहाँ मिला वायलेट मिला, फिर से मान लेते हैं ग्रीन मिला, फिर से तो इस तरीके से मिला था, ये बीच में गैप था, हमारी बात। तो इसी को बोला गया लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया इसको, लाइन स्पेक्ट्रम। और जब व्हाइट लाइट में जब पास होता है तो कंटिन्यूअस, नियॉन गैस को पास कराया तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हुआ था। ठीक, तो यही अंतर होता है दोनों के बीच में, और इसी चीज को बोहर ने देखा था। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है, ये तो अब कल पढ़ा जाएगा। आज पहले पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक, तो देखो अब एटॉमिक एक्साइटेशन ही सबका कारण है, लेकिन अब एक सवाल आया था कल कि सर हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सही है, तो इसका मतलब एक ही स्टेट होना चाहिए उसके पास। अरे मान लो के एल एम एन सेल पढ़ते हैं हम लोग, तो एक ही सेल है उसके पास, मतलब एक ही ऑर्बिट है उसके पास, तो कहाँ कूद करके जाने वाला है। तो उसके लिए तुम्हें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक क्लासरूम में मान लो 100 बेंचेस लगाए गए हैं, ठीक, और एक ही बच्चा आया हुआ है, तो वो कहाँ बैठेगा, सबसे पहले पास में बैठेगा, यहीं पे सबसे जो क्लोजेस्ट बेंच होगा वहीं बैठेगा जा करके। अब अगर टीचर खूंखार है तो क्या होगा, सेकंड बैठेगा या थर्ड बैठेगा या फोर्थ बैठेगा, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहीं भी बैठ सकता है कि नहीं। तो याद रखना इस चीज को कि किसी भी एटम के अंदर एनर्जी स्टेट कई सारे होते हैं, मतलब इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है उसके हिसाब से क्या होता है, वो उस ऑर्बिट में जाकर के वो बैठता है। बात समझ आ रही है। तो अगर तुम बात करोगे, और फिर से ये भी बात हुई कि सर अगर बहुत सारा एनर्जी स्टेट है तो एटम का साइज बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, स्मॉलेस्ट एटम होता है, सबसे छोटा एटम है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज कि एन 10 तक गया, मान लो 9 से 1 पे जंप किया, 8 से 1 पे जंप किया या 2 पे जंप किया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का साइज बड़ा होना चाहिए था फिर, है ना। तो एक चीज याद रखना, जब भी एटॉमिक एक्साइटेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, उस समय पे एटम का साइज चेंज होता है। लेकिन वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 10⁻⁹ लगभग इतना ही, इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि हमें वो पता नहीं चलेगा। और किसी भी एटम का जो साइज होता है उसके ग्राउंड स्टेट से हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब सारे ग्राउंड स्टेट में होंगे तब जो साइज होता है उसी साइज की हम लोग बात करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रहता है, जैसे एनर्जी मिला एक्साइटेड स्टेट में गया तुरंत वापस आता है वो, और जैसे ही वापस आएगा एच न्यू एनर्जी रिलीज करता है वो। बात समझ आ रही है। तो किसी भी एटम का तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा वगैरह में कि एक्साइटेशन एनर्जी तुम पढ़ के आए, तुम स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ करके आए, स्पेक्ट्रल एमिशन पढ़ के आए, तुम्हें ये पता है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है, ये बात तुमको पता है। लेकिन
फिर एटम का साइज तो बड़ा हो जाना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन पे हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, बोहर का मॉडल हाइड्रोजन पे ही सेटिस्फाइड हुआ था 100%। बाकी अगर बड़े एटम्स लिए गए तो उस पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है, कुछ एटम को और ये दिखाया था बोहर के थ्योरी से, हम लोग कुछ एटम के स्पेक्ट्रल सीरीज को बता पा रहे थे, लेकिन सबके बता पाए ये जरूरी नहीं था। सही है। तो तुम्हें क्या बताना है कि सर एटम का साइज क्या होता है, टेम्परेरली चेंज होता है ना, कुछ समय के लिए चेंज होता है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लेकिन वो तुरंत वापस आता है, ज़्यादा टाइम लैग नहीं होता उसमें। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन गया तो फिर 1 घंटे तक और वो एक्साइटेड स्टेट में ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं है। गया तुरंत वापस आता है वो, ठीक है ना, विद इन अ सेकेंड वो वापस आएगा। और जैसे ही वापस आएगा अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया वो। ग्राउंड स्टेट से ही हम लोग बताते हैं साइज ऑफ एनी एटम। तो अब यहाँ पे समझो जरा, पहले मैं तुमको बताता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर एमिशन स्पेक्ट्रम पे चलेंगे हम लोग। सही है ना, पहले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे लेकर के आएंगे। पूरा एकदम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। देखो क्या होगा, दो तरीके से हम लोग क्या कराते हैं, एक्साइटेशन कराएंगे। एटॉमिक एक्साइटेशन दो तरीके से कराया जाता है, लिखना मत कुछ, अभी सब लिखवा रहा हूँ। एटॉमिक एक्साइटेशन दो तरीके से कराया जाएगा। पहला क्या है, एनर्जी दिया जाएगा, एनर्जी दे करके, मतलब इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं मैं, और या तो मैं क्या करूं, हीट वहां पे सप्लाई कर दूं। और दूसरा जो होता है कोलिजन के फॉर्म में, दूसरा होता है कोलिजन, क्योंकि सबको पता है कि जब भी हीट वगैरह दिया जाएगा तो कोलिजन वगैरह होगा, या नॉर्मल स्टेट में भी एटम्स क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, कोलिजन होता रहता है। तो उस कोलिजन की वजह से भी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, और वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब ध्यान से देखो, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि हमने एक फोटोन दिया है, ये हमारा कोई एक एटम था, इसका ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, और ये एक एक्साइटेड स्टेट है इसका। इसमें देखो कंफ्यूज मत होना कि सेल और एक्साइटेड स्टेट ये सब जो है वो है एक ही चीज, एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब कई सारे रूम बने होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जिस रूम में रहेगा उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाएगा, एनर्जी देने पे वो हायर रूम में चला जाता है। ठीक। और मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट कराया एच न्यू का। ये जैसे ही यहाँ पर होगा, और इलेक्ट्रॉन मान लेता हूँ मैं यहाँ पर है, इस वाले ऑर्बिट में है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, पहला एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, सब नहीं बना रहा हूँ मैं, बस एक समझाने के लिए बताया हूँ। जैसे ही ये फोटोन इस पर आकर के इंसिडेंट होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट में। तो ये न्यूक्लियस था हमारा, ये पहला ऑर्बिट था हमारा, और ये फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट है हमारा, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन उछल करके कहाँ गया, इस वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। आती बात समझ में, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में गया है तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा। वो एनर्जी कहाँ से मिली, फोटॉन से, एच न्यू से मिला। अब यहाँ पे जो होता है एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है हमको, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, कैसा होता है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। इस तरीके का बैंड मिलेगा, और यहाँ पर इतना क्या होगा, व्हाइट हो जाता है, बाकी सब क्या रहने वाला है, ब्लैक रहने वाला, मतलब कलरफुल रहेगा। ये कलर है, ये पूरा कलर्ड है, और इस तरीके से बीच में ब्राइट मिलेगा। ये हमारा, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस तरीके का कुछ बैंड मिलने वाला है। ठीक है, जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़े थे हम लोग, वहां पे बैंड्स मिलते थे, उसी तरह से ये कलरफुल रहेगा, और ये बीच में क्या रहने वाला है, व्हाइट रहने वाला है हमारा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये हाल होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तब क्या कहानी होगी, इलेक्ट्रॉन जब वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं अभी यहाँ फिलहाल के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में आने वाला होगा, ये हमारा एक्साइटेड था। अब इसके आगे कहानी है, इसके आगे कहानी, इलेक्ट्रॉन वापस से घर वापसी होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ से क्या होगा, एच न्यू एनर्जी रिलीज होगी। अब जब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो सबको पता है, अरे भाई यहाँ पर भी एनर्जी आया कि नहीं आया, ये एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ गया था। अब एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में तो दिखाई देगा ना हमको, तो वही चीज़ है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना था।
अब जब यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो अब हमें मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है जो कि लाइन के फॉर्म में मिला था। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस कलर्स थे, यहाँ कंटिन्यूअस कलर्स थे, लेकिन अब लाइन के फॉर्म में मिलेगा कुछ इस तरीके से, लाइन लाइन मिलेगा। कलरफुल क्या मिलने वाला है, लाइन मिलने वाला हमको इस तरीके से। हाइड्रोजन केस में ऐसे पास पास था यहाँ पे, फिर थोड़ा दूर होगा, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, मतलब लाइंस के फॉर्म में अब हमको क्या हो रहा था, कलर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे कंटिन्यूअस कलर दिखाई दे रहे थे कुछ रेंज तक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लाइन लाइन दिखाई दे। ये कब कलर बनाया है, जो लाइन लाइन से बनाया गया ना, ये सारे कलर दिख रहे थे हमें। ठीक, तो ये इस एमिशन स्पेक्ट्रम था जो कि देखने के बाद पता चला था कि ये किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, हमें लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे क्या था, हमारा कॉन्टिन्यूअस था। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता है, यहाँ पे ये क्या बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो जब भी एमिशन होगा, हमको एमिशन से मतलब है, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू होना चाहिए, और वही हमको दिखाई देता है विजिबल लाइट के केस में। ठीक है ना। जैसे उनका जब पढ़ोगे सीरीज जो पढ़ाया गया था लाइमन बामर में, तो उसमें बताया गया होगा अल्ट्रा वायलेट रेज भी निकलती हैं। ठीक है, विजिबल लाइट, दो लोगों से विजिबल लाइट निकलता है, सब बताया जाएगा तुमको अभी। पहले हेडिंग, तो अब सिंपल केस लेकर के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया है, उस समय पे एच न्यू एनर्जी रिलीज करता है, ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। उसके बारे में समझ चुके हैं हम लोग, वो तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुमसे एग्जाम में ये सारी चीजें पूछने वाली है। तो हमको पता है कि जो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एच न्यू एनर्जी रिलीज होता है। और बोहर का थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोलता था, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमको पता है एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। ठीक, तो E2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e पावर 4 अपॉन में N2 स्क्वायर और h स्क्वायर। बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ N2 बदला हुआ है। इसका n इज इक्वल टू 1 है, इसका n इज इक्वल टू 2 है। n मतलब क्या होता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। और इसी तरीके से मैं E1 के लिए जब लिखूंगा तो एनर्जी क्या होगी, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर e पावर 4 अपॉन में N1 स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, h न्यू है। ठीक है, मैं एच सी बाई लैमडा लिखता हूँ क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैमडा। हम लोग यहाँ से 1 बाई लैमडा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जिसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, वो सब कुछ, अरे सब कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन में एच स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N1 स्क्वायर। यहां से मैं फिर एक काम करता हूं, 1 बाई लैमडा को यहीं रोक करके रखते हैं, बाकी लोग को इधर मैं फेंकूंगा। तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन में सी एच क्यूब हो जाएगा, और 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर। अगर तुम ध्यान दे रहे होगे, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z e c h सब कांस्टेंट है। इनकी जब स्टैंडर्ड वैल्यू पुट की जाएगी तो एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट RYDBERG, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷ होता है शायद। ठीक है, पहले इतना लिखो। और वो एनर्जी हमारा क्या होता था, निगेटिव होता था ना ये, तो यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर से कॉमन लिया तो ये माइनस और ये प्लस का, तो N1 आगे आ जाएगा और N2 कहाँ चला जाएगा, पीछे। 1 बाई लैमडा को हम एक नया पैरामीटर बोलते हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर इसको बोला गया है। न्यू बार जो होता है वो होता है वेव नंबर। वेव नंबर ये क्या बताता है कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक रस्सी है तुम्हारे पास, उसको एक जगह बांध दो और एक तुम पकड़ो, और ऐसे जब इसको हिलाओगे तो नोड्स एंटी नोड्स बनते हैं। तो एक यूनिट लेंथ में कितने वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोला जाता है। ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है।
इन सब की वैल्यू जब रखी जाएगी तो एक नया कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये वैल्यू याद रखना, एग्जाम में नहीं देता है, एग्जाम में ये वैल्यू नहीं देगा, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। तो सर मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे को मैं बोल सकता हूँ आर, और ये आता है किसके लिए, और हाइड्रोजन एटम, ठीक है। Z = 1 माना गया है, हाइड्रोजन के लिए है ये रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। तो ये पूरे की वैल्यू R लिख सकता हूं मैं, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1/n1² - 1/n2²। तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल करके आता है एनर्जी से वेव नंबर का, और इस पर सवाल पूछा जाता है जब भी क्वेश्चन में वेवलेंथ का जिक्र कर दे कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड क्या फोटोन, जो भी hν का फोटोन रिलीज हुआ था उसका वेवलेंथ बताओ। अगर वेवलेंथ का जिक्र कर दिया, समझ जाना इसी एक्सप्रेशन का यूज करना है वहां पे, ठीक है, नोट करो। तो बाबू इस एक्सप्रेशन से हमको क्या पता चल रहा है, यहां देखो ध्यान से, वेव नंबर, या इसी को 1/λ वेवलेंथ भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर डायरेक्ट तुम इसी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी। ये क्या पता चल रहा है, ये तो एक कांस्टेंट है सर, n1 और n2 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कराता हूं तो यहाँ पे 2 और 1 रखा जाएगा। n1 का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट, और n2 कहां से तुम लेकर के आ रहे हो, तो 2 से 1 पे रखूंगा तो एक पर्टिकुलर वेव नंबर मिलेगा कि नहीं हमको। अगर मैं 3 से 1 में जंप करा रहा हूं, मैं 3 से 1 पे जंप कराऊंगा, 3 रखूंगा यहाँ पे, यहाँ 1 रखूंगा, अगेन एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है कि नहीं मुझे, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है हमको। तो यहां से ये पता चल रहा है हमें कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हमें क्या मिल रहा है, एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। जब भी 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, 2 से 1 में आया, हमें एक एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या बनेगा, लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको। और इसी चीज को हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा था, लाइन एब्जॉर्प्शन यहाँ बनाया था ना, लाइन एब्जॉर्प्शन लाइनिंग बना था। जब भी क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम होगा तो, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या बनता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस बनता है। समझ आती है बात। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि जब n1 n2 की अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा तो ये वेव नंबर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अलग अलग आने वाली है। डेट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक डिस्क्रीट डेटा हमको मिल रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, एक यूनिक वैल्यू मिल रही है हमको। पास में आ जाती है ना इतनी, ठीक। अब बार बार बोल रहा हूँ, जब भी वेवलेंथ का अगर जिक्र करेगा तो समझ जाना यही फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, सही। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी पूछता है यहीं से, तो इसी वेव नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/λ लिख सकता हूँ। 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। तो अगर वेवलेंथ पूछा तो सर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा तो न्यू = c/λ होता है, तो लैम्डा क्या होगा, c/न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग 1/λ की वैल्यू को, यहां से 1/λ की वैल्यू निकाल लो। 1/λ कितना हो जाएगा, ν/c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ν/c है तो c को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा RC 1/n1² - 1/n2²। तो अगर तुमसे क्या पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, वेवलेंथ पूछेगा तो सर इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, फिर उलटना पड़ेगा ना, इसको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। और वेव नंबर पूछा तो सर हम इसका फार्मूला यूज कर लेंगे। तो जो चीज पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। एक बात याद रखना है यहाँ पे कि हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं मिल रहा है, क्योंकि n1 n2 पे डिपेंड कर रहा है हमारा वेव नंबर या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। बस आगे का नेक्स्ट।